तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर के वैज्ञानिकों द्वारा सरसों और राई के खेती के विषय में समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आज की इस कड़ी में जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तेल की गुणवत्ता, बायोटेक्नोलॉजी का सरसों की खेती में प्रभाव और अन्य विषयों पर। पिछले कार्यक्रमों में हम आपको किस्मों के चयन, बीजोपचार, बुआई, खाद्य उर्वरक की व्यवस्था, विरलीकरण, रोगों की पहचान और नियंत्रण, कीटों का प्रबंध, खरपतवार नियंत्रण, सरसों की खेती में मोन पालन, राई सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था में लगने वाले रोगों का फसल के पकाव पर पड़ने वाला प्रभाव और सरसों की कटाई, गहाई, भंडारण के बारे में भी विस्तार से बता चुके हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि सरसों के तेल, खली की गुणवत्ता कैसी हो, साथ ही विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का सरसों की फसल में क्या उपयोग हो रहा है, जिससे कि सरसों उत्पादक किसान उसका पूरा लाभ उठा सकें। इस वर्ष देश में सरसों की पैदावार और अन्य परिस्थितियों के विषय में बताते हुए आप हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर पी.के. राय। किसान भाइयों, अब हमारी सरसों की फसल लगभग कट करके और खलिहान से आपके स्टोर तक आ चुकी है और कुछ मंडी में भी गई है। और इस बार जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे, शुरू में ही इस पूरे प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा कि एरिया जो ये राई सरसों के अंतर्गत है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। तो लगभग एरिया 7.5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास अमूमन जो अनुमान लगाया जा रहा है। और जो उत्पादन अभी जो हमारा भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय ने दिया उसके हिसाब से करीब करीब जो है ना 114 लाख टन उत्पादन का है। लेकिन कुछ परिस्थितियां बाद में ऐसी बनी जिसमें बहुत जल्दी गर्मी बढ़ी, तो इससे लगभग थोड़ा बहुत हमको लगता है कि 15% तक करीब करीब नुकसान हुआ। खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां मानसून जाते हुए मानसून की काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, तो उस वजह से भी जो है ना फसल काफ़ी लेट बोई गई, तो जिसमें कुछ नुकसान हुआ है। कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये साथ में हरियाणा और इनमें जो तापमान बिल्कुल बढ़ गया अप्रैल के पहले हफ्ते में ही, तो उससे थोड़ा सा जो है ना उत्पादन में कमी आई है। लेकिन ये प्राकृतिक कारण है। बाकी किसान भाइयों ने, आपने सबने बहुत मेहनत से फसल उगाई है और कोशिश करी कि अच्छी से अच्छी प्रजाति जो आपके वातावरण के, आपके एरिया के लिए अनुकूल जो प्रजातियां हैं उसका आपने इस्तेमाल किया। और जिस तरह से बताया गया आपको खाद उर्वरक का प्रबंधन, चाहे जो फसल उत्पादन की विभिन्न विधियां जिनका उपयोग किया आपने, फसल संरक्षण के लिए भी किसान भाइयों आपने काफ़ी योगदान दिया है इसमें। तो कुल मिलाकर के बहुत ही संतोषजनक रहा। हालांकि जो मैंने बताया कि कुछ हद तक जो है ना वो गर्मी जल्दी शुरू होने से उत्पादन में कमी आई है। अब अगले वर्ष और अभी जो उत्पादन हुआ है और जो मंडी का अभी भाव चल रहा है वो करीब 7,500 के आसपास जो है ना वो प्रति कुंटल के हिसाब से भाव चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। और आगे भी अगले साल जब आप खेती करें सरसों की, तो जो भी तकनीकी बताई जाए, जो उत्पादन की या पौध संरक्षण की, प्रजातियों के बारे में जो भी जानकारी दी जाए, उनका आप उपयोग करें और अच्छी से अच्छी फसल लेंगे। साथ ही सरसों अनुसंधान निदेशालय सतत प्रयासशील है इस मामले में
और हमारे यहाँ से भी अभी जो सितंबर के दूसरे पखवाड़े में हम बीज पखवाड़ा का आयोजन करेंगे, उसमें प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर हम लोग उन्नतशील जो किस्में हैं उनका अच्छा बीज जो है ना वो उपलब्ध कराते हैं किसान भाइयों को। और आप हमारे यहाँ से बीज ले सकते हैं या कहीं से भी बीज लें, जो जैसा कि हम लोग हमेशा बताते रहे हैं, आप एक जो ऑथेंटिक सोर्स है उसी से आप बीज लें और उसका इस्तेमाल करें, और वो बीज ऐसी प्रजाति का हो जो कि आपके एरिया के लिए अनुकूल हो, उन्हीं प्रजातियों का आप उपयोग करें। और अभी जो भारत सरकार का निर्णय है कृषि मंत्रालय और कृषक कल्याण मंत्रालय का, उसके हिसाब से अभी लेटेस्ट वैरायटी ही मिल रही, 10 साल से कम जो अवधि की प्रजातियां जो रिलीज़ हुई हैं जो खेती के अंदर हैं, उन्हीं के बीज जो है ना वो भारत सरकार ने जो है ना वो परमिट कर रखा है, वही बीज आपको मिलेंगे। तो ये ऑथेंटिक सोर्स से आप बीज लें, और जो भी आपको उत्पादन तकनीकी बताई जाएगी और बताई जाती रही है, उन सभी का इस्तेमाल करके आप जो है ना अच्छी फसल अगले साल लेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जो आपने इस बार जो है ना काफ़ी मेहनत से फसल उत्पादन किया है सरसों का खास करके। सरसों की फसल के उत्पादन के बाद तेल, खल और अन्य उत्पाद हम तक पहुंचते हैं। तेल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, पशुओं के लिए खल कैसी होनी चाहिए, आइए इस विषय पर जानते हैं बायोकेमिस्ट्री की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुभूति शर्मा से। खाद्य तेलों की बात करें तो बहुत से खाद्य तेल मार्केट में हैं, जैसे कि सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और बहुत से खाद्य तेल हैं। अगर हम इनमें देखें तो उत्तरी भारत में मुख्यतः सोयाबीन का तेल और सरसों का तेल काम में लिया जाता है। वहीं जब हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर नारियल का तेल और मूंगफली का तेल काफ़ी काम में लिया जाता है। अगर हम इन सभी तेलों की गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता के तेल माध्यम से अगर हम देखते हैं तो इसमें वसीय अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसमें कि संतृप्त वसीय अम्ल गुणवत्ता को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। अगर किसी भी खाद्य तेल में संतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा 10% से कम है तो वो खाद्य तेल गुणवत्ता मानक पे सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। तो अगर हम देखें सरसों के तेल को, तो सरसों का तेल में संतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा 7% से कम पाई जाती है, जो कि हमारे सरसों के तेल की गुणवत्ता को बहुत अधिक बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल है, जैसे कि ओलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है। ये दोनों ही अम्ल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी कहे जाते हैं। अब इनमें जो ओमेगा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 हैं, ये हमारे शरीर में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ हैं उनको और बढ़ावा देते हैं, और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की तरह खुद भी काम करते हैं, और जो वृद्धावस्था आने की जो समय है उस अंतराल को भी ये कम करते हैं। इसके साथ साथ ये जो वसीय अम्ल है, सरसों में पाए जाने वाले वसीय अम्ल हैं, इनका सीधा सीधा जो असर है वो हमारे जैविक क्रियाओं पर भी पड़ता है। इसके साथ साथ सरसों के तेल के अंदर बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12। विटामिन B12 जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो अगर हम देखें तो सरसों का तेल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे हृदय को एक हष्ट पुष्ट हृदय भी बनाता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सरसों के तेल में संतृप्त और असंतृप्त वसाओं का एक संतुलित अनुपात पाया जाता है, जिसकी वजह से सरसों के तेल की गुणवत्ता और सभी खाद्य तेलों के मुकाबले में सर्वोत्तम है। इस संदर्भ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप ज़्यादा बजट से सरसों का तेल काम में लेते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सी बीमारियों को या तो आप रोक रहे हैं या बहुत सी बीमारियों को आने से मना कर रहे हैं। तो इस तरह से सरसों का तेल एक बहुत ही सर्वोत्तम तेल है जो हम सभी को काम में लेना चाहिए। तो इस तरह से वो प्रजातियाँ जो कि जिनमें ग्लूकोसिनोलेट कम है, जिनमें इरूसिक अम्ल कम है, उन प्रजातियों का तेल, उन प्रजातियों की खल, उन प्रजातियों का बीज हमारे लिए, हमारे सेवन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सी बीमारियों को ये ख़त्म भी कर देते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको वो क्रियाएं बताऊंगी, वो प्रक्रियाएं बताऊंगी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकाल सकते हैं।
आज के ज़माने में बहुत से तरीके हैं तेल निकालने के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तेल की प्रक्रियाएं हैं, तेल निकालने की प्रक्रियाएं हैं, उनमें पहला प्राचीनतम है कच्ची घानी तेल प्रक्रिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत समय पहले कोल्हू का तेल निकाला जाता था बैल के थ्रू, बैल को काम में लेकर कोल्हू से तेल निकाला जाता था। उसकी प्रक्रिया में बीजों को हम दबाते थे जिससे कि तेल निकलता था, और जो एंटीऑक्सीडेंट, जो ओमेगा 3, जो ओमेगा 6 मैंने अभी आपको बताए हैं, वो उस तेल में एज सच मिलते थे। तो तेल की गुणवत्ता भी वैसे ही बनी रहती थी। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका आया वो आया एक्सपेलर प्रेस्ड तरीका, एक्सपेलर प्रेस्ड प्रक्रिया। तो एक्सपेलर प्रेस्ड प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं कि हम तापमान ज़्यादा दे रहे हैं और हम कम दाब दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब जैसे ही तापमान थोड़ा ज़्यादा होगा तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट यौगिक हैं, या हमारे ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं, या हमारे विटामिन्स हैं, वो जिनका वो कुछ कम हो सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा एक्सपेलर प्रेस्ड है, जो हमारा तेल आया, उसमें तेल की मात्रा तो ज़्यादा आई लेकिन उसकी गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, कुछ और विटामिन्स, ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका आता है जिसको हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड प्रक्रिया। कोल्ड प्रेस्ड प्रक्रिया में हम तापमान को कम रखते हैं और दाब को हम ज़्यादा रखते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, जब तापमान कम होगा, दाब ज़्यादा होगा, तो जो तेल निकलेगा उसकी गुणवत्ता वैसी ही बनी रहेगी जैसे कि हम कच्ची घानी में लेते थे। उसमें हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमारे विटामिन्स हैं, उनका ह्रास नहीं होगा, और इस तरह से वो मूल्य संवर्धित उत्पाद में भी इसको लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जब हम इस प्रक्रिया से निकलते हैं तो जो हमारा खली आता है, उस खली को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब खल जो होता है, खल के अंदर सबसे ज़रूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, कि खली के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। 38 से 40% तक खली के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। पूरे भारत में जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितने भी हम खली के लिए काम में लेते हैं फसलों को, उन सभी फसलों में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सिर्फ सरसों की खली में पाया जाता है। प्लस इस खली में सरसों के प्रोटीन के साथ साथ जो दूसरा तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लूकोसिनोलेट। ये जो ग्लूकोसिनोलेट तत्व है, यही तत्व आगे चल के जब कोई भी जानवर इसको खाएगा तो यही तत्व आगे चल के एलाइल आइसोथाइसाइनेट में कन्वर्ट होगा। ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ एंटी कैंसर सब्सटेंस है। ये जो एंटी कैंसर सब्सटेंस है, यानी कि कैंसर रोधी तत्व है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तत्व और अन्य खलियों में कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, या नहीं पाया जाता। तो इस तरह से सरसों की खली में प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में मिल रही है और एक कैंसर रोधी तत्व भी हमें मिल रहा है। इसके अलावा सरसों की खली के अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, और जो दो सबसे ज़रूरी खनिज लवण हैं वो हैं सेलेनियम और मैग्नीशियम। ये दो तत्व भी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सी जैविक क्रियाओं में इन दो तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से खली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर खली गलत दूसरे तरीके से, जिसमें कि हम तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसके द्वारा ली गई है, तो उसमें प्रोटीन भी कम पाया जाएगा और उसके अलावा और दूसरे तत्वों का भी ह्रास हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेसिंग है वो हमारे किसान भाइयों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में लगने वाले परजीवी पौधे ओरोबैंकी और अन्य प्रतिरोधक किस्मों के विकास के विषय में आइए विस्तार से जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत यादव से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आज के दिन हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालती है, और स्पेशली मेडिकल साइंस और प्लांट साइंस में तो सरसों अनुसंधान निदेशालय प्लांट साइंस में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सरसों की नवीन किस्मों का विकास करने पर कार्य कर रहा है। यहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र में हम सरसों पे लगने वाली प्रमुख बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक किस्मों का विकास करने के लिए, उच्च गुणवत्तायुक्त किस्मों का विकास करने के लिए और मुख्यतः ओरोबैंकी के लिए प्रतिरोधक किस्मों का विकास करने पर कार्य कर रहे हैं। सरसों में लगने वाली प्रमुख बीमारियों में तनागलन, अल्टरनेरिया झुलसा और सफ़ेद रतुआ रोग है। तनागलन जो कि स्क्लोटीनिया स्क्लोरेशोरम नामक फफूंद के कारण होता है,
और अल्टरनेरिया ब्रेसिकी से हम जो है अल्टरनेरिया झुलसा बीमारी होती है, और सफ़ेद रतुआ नामक बीमारी अल्बिगो कैंडिडा नामक फफूंद के कारण होती है। हमारे पास इस समय सफ़ेद रतुआ बीमारी के लिए प्रतिरोधक जो है स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन तनागलन और अल्टरनेरिया झुलसा बीमारी के लिए सरसों के जनन द्रव्य में अभी कोई प्रतिरोधक स्रोत यानी कि रेजिस्टेंट डोनर उपलब्ध नहीं है, जिनके कारण बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही इनके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी बना पाना ही संभव है। सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा राई सरसों की उन्नत किस्मों का विकास करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए कई प्रकार के अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मार्कर, जिन्हें हम आणविक चिन्हक भी कहते हैं। इसका प्रयोग करके सफ़ेद रतुआ यानी कि वाइट रस्ट बीमारी के लिए प्रतिरोधक किस्मों का विकास जो है करने पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही तनागलन बीमारी यानी स्टेम रॉट बीमारी के लिए प्रोटियोमिक, जीनोमिक और ट्रांसक्रिप्टोम तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधक किस्मों का विकास करने पर भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में हम किसानों को इन दोनों बीमारियों के लिए प्रतिरोधक किस्में उपलब्ध करा सकेंगे। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता युक्त अन्य किस्में जैसे निम्न रुसिक अम्ल और ग्लूकोसिनोलेट वाली किस्मों का विकास करने के लिए भी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन विधि का प्रयोग करके उन्नत किस्मों का विकास करने पर अनुसंधान कार्य हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की नवीनतम तकनीक जीनोम एडिटिंग का प्रयोग करके नवीनतम किस्मों का विकास करने के लिए सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा अनुसंधान कार्यों की भी शुरुआत की जा चुकी है। हाल के वर्षों में सरसों की जड़ में लगने वाले परजीवी ओरोबैंकी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। यह परजीवी सरसों में भूमि के अंदर सरसों की जड़ पर जाकर संक्रमण करता है और सरसों के पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसके कारण सरसों की उत्पादक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ओरोबैंकी पौधा जमीन में सरसों के पौधों से पोषण करीब 1-1.5 महीने तक प्राप्त करता है, और उसके बाद जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्प क्रम जो है वह भूमि की सतह को तोड़कर ऊपर निकलता है, और एक सरसों का पौधा करीब 1.5 से 2 लाख बीज तक बना सकता है। इसके बीज कई वर्षों तक भूमि के अंदर सजीव बने रहते हैं और वायु द्वारा आसपास के जो है खेतों में संक्रमण फैलाते हैं। इस कारण यह एक गंभीर समस्या बना हुआ है। ओरोबैंकी की समस्या के निवारण के लिए संस्थान द्वारा पराजनी तकनीक और उत्परिवर्तन तकनीकों के माध्यम से ओरोबैंकी के लिए भी प्रतिरोधक किस्मों का विकास करने पर कार्य किया जा रहा है। किसान भाइयों, वर्तमान समय में कोई भी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से बड़े ही सहज रूप में 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। राई और सरसों की खेती के विषय में भी कोई भी जानकारी आप अति शीघ्र अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं इस विषय पर जानकारी प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक शर्मा से। आप सब लोग जानते हैं कि आज हर किसान के पास या कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं के पास में एक मोबाइल आसानी से उपलब्ध रहता है। करीब करीब सभी किसानों के पास में मोबाइल उपलब्ध है। तो हमारे जो प्रसार के और जो कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आप घर बैठे अगर आपकी सरसों से संबंधित कोई बीमारी है, कोई कीट है, उसके बारे में आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, कैसे उस तरीके का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर मिलेगा। वैसे हमारी संस्थान की एक वेबसाइट है www.drmr.res.in के नाम से है, और वो वेबसाइट अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उस पर भी खोल सकते हैं, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप उस पर भी खोल सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं और किस तरीके का जो किसान के लिए जी घर बैठे किस सूचनाएं आपको मिल सकती है, तो उसके लिए जब आप रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पे जब जाएंगे तो देखिए डेटा बेस एंड एक्सपर्ट सिस्टम है एक यहाँ पे। इसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह की सूचना आपको यहाँ पे प्राप्त होगी, जिसमें ये सारे हमारे एक्सपर्ट सिस्टम हैं जो आपके काम के हैं। अगर उदाहरण के रूप में मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि रेपसीड मस्टर्ड डिजीज एक्सपर्ट सिस्टम है, यानी कि आप इसमें जो भी आपके खेत के अंदर सरसों के अंदर कोई डिजीज आती है, कोई रोग आता है और आप उसको पहचानने में असमर्थ हैं, तो आप इसके माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं कि जब आप इस सिस्टम को क्लिक करेंगे तो स्टार सिस्टम पे आएगा और इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि आपको अभी यहाँ देखिए कि जो रोग ग्रसित पौधे का भाग है, यानी कि लीफ है, फ्लावर है, सिलिकुआ, स्टेम है, रूट है,
अगर उदाहरण के रूप में अगर आपको जो रोग के लक्षण हैं वो अगर पत्ती पर दिखाई देते हैं, लीफ पर दिखाई देते हैं, तो आप इसको लीफ पर क्लिक करें और ये जो नेक्स्ट उसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपकी सूचना उपलब्ध होगी। फिर ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि भाई आप पहचानेंगे कि मेरे जो पत्ती है उस पर इस तरह का एक लक्षण दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम इसको क्लिक किया, अब आप ये देखिए इस तरह का फोटो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अगर ये सेम लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मैंने सही लक्षणों को क्लिक किया है। और इसके बाद में इसको बंद करके जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो इसने ये डिजीज आइडेंटिफाई किया है कि अल्टरनेरिया ब्लाइट है, जिसे हम काला धब्बा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ऑटोमेटिक आपको सिर्फ एक पत्ती के लक्षणों के आधार पर ये दिखाई देगा कि क्या चीज़ है। और जब इस पूरे डिजीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या है, तो आप इसको ऑल अबाउट अल्टरनेरिया डिजीज पे क्लिक करके जब नेक्स्ट में हम जाते हैं तो आप ये देखिए कि ऑटोमेटिक सारी आपकी ये सूचनाएं उपलब्ध है कि ये डिजीज़ का कैसे डैमेज होता है, क्या सिम्टम्स आता है। और ये फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं कि फली पे किस तरीके से है और पत्तियों पे किस तरीके से, और किस तरीके से इसको हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे रोका जा सकता है। तो ये सारी सूचनाएं आपको इस कंप्यूटर के ऊपर उपलब्ध होती है। ये एक तरह का सिस्टम है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि किसान भाई हमारे ये देखते हैं कि भाई मैं कौन सी किस्म का चयन करूं सरसों के अंदर। आज जो हमारा सिस्टम है करीब 300 तरह की किस्मों का विकास किया गया है जो विभिन्न जलवायु और विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रहती है। तो अगर आप अपनी लोकेशन के हिसाब से अगर किस्म का चयन करना चाहते हैं तो जब आप यहाँ जाएंगे देखिए इस तरीके से, तो यही सिस्टम जब आप यहाँ पे गए तो ये एक वैरायटी सिलेक्शंस का हमारे पास में एक सिस्टम है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का ये दिखाई देगा। और वैराइटीज़ फॉर पर्टिकुलर लोकेशन, यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, कौन से राज्य के रहने वाले हैं, जिस हिसाब से आपको उस वैरायटी का चयन करना है तो आप यहाँ पे आके मूव अहेड में जब आगे बढ़ेंगे तो अगर आप पहला जो एंट्री करेंगे तो सेलेक्ट स्टेट है। फॉर एग्जांपल ये राजस्थान, ये सारी स्टेट के नंबर आ रहे हैं, तो ये राजस्थान का मैंने चयन किया। अब राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, अगर मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊँ, मान लीजिए जैसे आपने भरतपुर का एक चयन किया और भारतीय सरसों की मैं किस्म चाहता हूँ जो कि इरिगेटेड के लिए है। यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन है, रेनफेड की अगर आप चाहते हैं तो रेनफेड की भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए इरिगेटेड है, टाइमली सोन की है। और मैं जब इसको सबमिट करूँगा तो ये देखिए आपको आपकी भरतपुर के लिए कौन कौन सी किस्में रिकमेंडेड की गई, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी पूरी ये पूरी आने के लिए है। ये हमारा एक मोबाइल ऐप है मस्टर्ड फार्मिंग के नाम से और सरसों की उन्नत खेती के नाम से। देखिए अगर आप इस तरीके से देखें तो ये एक सिंबल दिखाई देगा जो हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है। तो ये जब आप गूगल प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक तरह से ये आपके मोबाइल में जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह का सिंबल आपको एक दिखाई देगा। अब आप देखिए जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये सारी एक सूचनाओं का लिए यहाँ पे सारी सूचनाएं उपलब्ध है कि सरसों के तेल के क्या लाभ है, उर्वरक खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे, कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे करेंगे, फसल प्रबंधन कैसे करेंगे। तो सारी सूचना आपके इसमें ऐप में उपलब्ध है जो आपके मोबाइल में आसानी से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि फसल प्रबंधन के बारे में, तो फसल प्रबंधन में क्या होता है, किस्मों का चयन कैसे करें, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से आपका जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करें, किस तरीके से आपका जो इरिगेशन मैनेजमेंट करें, वो सारी सूचनाएं आपका इसके अंदर मिलेगी। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए हम ये देखें कि मिट्टी ये किस्मों का चयन कैसे करें, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको हिंदी के अंदर उपलब्ध है कि किस्म का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखें और कौन कौन सी जो मुख्य किस्में हैं जिनको आप अपना सकते हैं। बाद में अगर आप जाएंगे तो आप ये देखिए कि खेत की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में पूरी जानकारी, यानी कि सरसों से संबंधित जो भी प्राइमरी जानकारी होती है वो आपके पास में आज मोबाइल पे उपलब्ध है, आज डिजिटल प्लेटफार्म पे उपलब्ध है। और उसके बाद में अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी है जिसके पास नहीं है तो आप हमारे संस्थान से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन से भी बात कर सकते हैं और आपके ज़िले के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं।
पूरे हर देश के राज्यों के अंदर एक कृषि विभाग का एक अपना नेटवर्क है, तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, एक्सटेंशन वर्कर हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको कहीं पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो सब डिजिटली उपलब्ध है और हर व्यक्ति आज डिजिटल सूचनाओं को लेके अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है और उसी के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी कर रहा है। तो मैं सब किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक यूज करके लाभ उठाएं। आज की कड़ी में आपने जाना सरसों के तेल की गुणवत्ता, बायोटेक्नोलॉजी का सरसों की खेती में प्रयोग और घर बैठे सरसों की खेती के विषय में कोई भी जानकारी किसी भी समय कैसे लें। अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। नमस्कार। पिछले 8 साल के दौरान कैसे बदली कृषि क्षेत्र की तस्वीर, किस तरह हुआ पशुपालन का विकास, नई तकनीक ने कैसे भरी उड़ान, कृषि विपणन ने क्यों पकड़ी